स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोग आज छंद की तीसरी क्लास लेकर के सामने आए हुए हैं। आज हम लोग छंद के विषय में खूब विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने छंद की भूमिका को पढ़ा। छंद की भूमिका के साथ साथ छंद के हमने प्रकारों की भी चर्चा कर ली है। अब हम लोग जो छंद के प्रकार हैं उसका एक विस्तृत रूप देखते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया छंद के प्रकार, तो मैंने इसके पूर्व वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो छंद के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं भैया। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते में भी मैंने आपको बता दिया था कि वास्तव में जो छंद के 3 प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार होता है मात्रिक छंद। क्या भैया? मात्रिक छंद। इसमें जो दूसरा प्रकार बताया गया है भैया, उस दूसरे प्रकार को हम कहते हैं वर्णिक छंद। क्या कहते हैं? वर्णिक छंद। और जो छंद का तीसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं मुक्तक छंद। क्या कहते हैं भैया? मुक्तक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। अब हम लोग ये जो मात्रिक छंद है, इस मात्रिक छंद को सबसे पहले समझते हैं। ठीक, कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, या मात्रा लगाने के नियम क्या होते हैं। ध्यान रहे, यदि मात्रिक छंद की हम परिभाषा की बात करें, क्या भैया? मात्रिक छंद की परिभाषा की यदि बात की जाए तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आप, जिस छंद का निर्धारण निर्धारण मात्राओं के आधार पर किया जाता है। किनके आधार पर? मात्राओं के आधार पर किया जाता है। आधार पर किया जाता है। उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है, प्रकार की चर्चा करें, तो ये जो मात्रिक छंद होता है भैया, यह मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता भैया सममात्रिक छंद। क्या भैया? सम मात्रिक छंद। जो दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं अर्धसम मात्रिक छंद। क्या भैया? अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। जो तीसरा प्रकार है वह क्या है? तो उसे हम कहते हैं विषम मात्रिक छंद। क्या कहते हैं भैया? विषम मात्रिक छंद। ये तो आपके छंद के 3 प्रकार हो गए। लेकिन ध्यान रहे, इन मात्रिक छंदों को हम तभी समझ सकते हैं जब हम लोगों को मात्रा लगाने का नियम पता हो। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए
और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम लोग सीखेंगे मात्रा लगाने के नियम। लीजिए भैया इसके स्क्रीनशॉट। ले लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहां से दो तीन चीजें हम समझ लेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए छंद के प्रकार कितने होते हैं, 3। पहला प्रकार मात्रिक, दूसरा प्रकार वर्णिक, तीसरा प्रकार मुक्तक। फिर आपसे पूछा जाए मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे जिन छंदों का निर्धारण जो होता है किसके आधार पे होता है, मात्राओं के आधार पर होता है, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको ही हम मात्रिक छंद कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सममात्रिक, दूसरा है अर्धसममात्रिक, तीसरा है विषम मात्रिक। इन मात्रिक छंद के तीनों प्रकारों को हम तब समझ सकते हैं जब हमें मात्रा लगाने का नियम पता हो। तो अब हम लोग देखते हैं मात्रा लगाने का नियम। चलिए क्या भैया, मात्रा लगाने का नियम। मात्रा लगाने का नियम, पहले तो हम लोग सामान्य नियम देखेंगे, है ना। सामान्य नियम, सामान्य नियम। सामान्य नियम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा, तो मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि मात्रा किसे कहते हैं, यानी कि मात्रा की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप इसे पुनः देख लें। परिभाषा, स्वर वर्णों के उच्चारण में, स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। क्या कहते भैया, मात्रा कहते हैं। किसके उच्चारण में, तो स्वर वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग भैया मात्रा कहते हैं। बात समझ में आई। ये मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रहे हिंदी व्याकरण में जो मात्राएं होती वो 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत। लेकिन हिंदी साहित्य में यानी कि छंद के अंतर्गत हम मात्रा की बात करें कि यहां पर मात्राएं कितने प्रकार की होती है, तो यहां पर मात्रा केवल 2 प्रकार की होती है। मात्रा के प्रकार, कितने प्रकार भैया, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रहे पहला जो मात्रा का प्रकार है उसे हम कहते हैं लघु मात्रा। क्या भैया, लघु मात्रा। और लघु मात्रा का जो सिंबल होता है वो खड़ी पाई होता है, जिसका मतलब होता है एक मात्रा। क्या भैया, एक मात्रा। ठीक, क्या होता भैया, एक मात्रा। और जो दूसरा मात्रा का प्रकार है उसे हम क्या कहते भैया, तो उसे हम कहते हैं गुरु मात्रा। ठीक है, गुरु मात्रा। इसका जो सिंबल होता है वह यस की आकृति होता है, यस की आकृति। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 2 मात्रा। क्या भैया, 2 मात्रा। ये जो लघु मात्रा होती है इसके अंतर्गत जो वर्ण आता है वो आता है छोटा, छोटी, छोटा ऊ
और क्या आता है, री। साथ ही साथ इसमें चंद्र बिंदु भी आता है। और यहां कौन कौन से आते हैं, तो यहां आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ आता है। साथ ही साथ यही दो और आ जाते हैं, अंग भी आता है और अंग के साथ साथ यही भैया आहा वर्ण भी आता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपसे पूछा जाए मात्रा किसे कहते हैं, तो स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। छंद के अंतर्गत मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो छंद के अंतर्गत मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं लघु मात्रा, और जो इसका दूसरा प्रकार है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गुरु मात्रा। लघु मात्रा का जो सिंबल होता है वो खड़ी पाई होता है, और गुरु मात्रा का जो सिंबल होता है वो यश की आकृति होता है। लघु मात्रा का मतलब होता है कि एक मात्रा, क्या होता है भैया, एक मात्रा होता है, किंतु गुरु का मतलब होता है दो मात्रा। क्या होता है भैया, दो मात्रा। अर्थात यदि किसी शब्द पर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री या चंद्र बिंदु की मात्रा लगी होगी, तो वहां पर हम सदैव क्या लगाएंगे, तो वहां पर हम सदैव लघु यानी खड़ी पाई लगाएंगे। यदि किसी शब्द के साथ में बड़ा आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़े ऊ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, या फिर अंग या अहा हो, तो वहां पर सदैव हम यस की आकृति अर्थात गुरु मात्रा का प्रयोग करते हैं। यहां तक की बात यदि समझ में आ गई तो आप इसका भैया स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इतना समझने के बाद में अब हम लोग मात्रा लगाने का विशेष नियम समझते हैं। अभी तक हम लोग सामान्य नियम पढ़ रहे थे, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, विशेष नियम या विशिष्ट नियम। विशिष्ट नियम क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो मात्रा लगाने का विशेष नियम, विशेष नियम, यह विशेष नियम क्या है भैया, तो देखिए विशेष नियम के अंतर्गत आपको कुछ शब्दों को ध्यान में रखना होता है। अगर ये शब्द आपके दिमाग में चल रहे हैं तो बड़ी सुगमता पूर्वक आप इन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे, पहला शब्द इसमें है प्रेम। क्या भैया, प्रेम शब्द है। दूसरा शब्द इसमें क्या है, कुत्ता। तीसरा शब्द है गोस्वामी। चौथा शब्द इसमें है दुख। पांचवा शब्द इसमें है संसार। क्या भैया, संसार। अगर ये आपको 5 शब्द याद हो जाते हैं, प्रेम, कुत्ता, गोस्वामी, दुख, संसार, तो आप बड़ी सुगमता पूर्वक जो विशेष नियम है उन नियमों में से 5 नियम को जल्दी से सीख जाएंगे। 5 नियम आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, इन शब्दों को भी याद करने का तरीका ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आपको भी पता है ना कि प्रेम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो प्रेम 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक प्रेम होता है हृदयात्मक। हृदयात्मक प्रेम। एक होता है भावनात्मक प्रेम।
भावनात्मक प्रेम। एक जो होता है उसे हम कहते हैं वासनात्मक प्रेम, और ये भी क्रम से है। इसमें जो हृदयात्मक प्रेम होता है इसी को हम श्रेष्ठ प्रेम मानते हैं। क्या? श्रेष्ठ मानते हैं। और ये तीसरे नंबर पर है, अर्थात ये क्या है? निम्न है। निम्न प्रेम ये है। क्या है? निम्न प्रेम है। ध्यान से समझिएगा, ये जो हृदयात्मक प्रेम होता है वह पति पत्नी के मध्य होता है। इसे हम पवित्र प्रेम की भी संज्ञा देते हैं, हृदयात्मक प्रेम को। और जो वासनात्मक प्रेम होता है या ये जो भावनात्मक प्रेम होता है, ये भावनात्मक प्रेम जो होता है वह माता पिता का उसके बच्चे के प्रति होता है, साथ ही साथ एक गुरु का उसके शिष्यों के प्रति होता है। तो ये कैसा प्रेम होता है? भावनात्मक प्रेम होता है। किंतु इसमें जो वासनात्मक प्रेम होता है सबसे खतरनाक प्रेम होता है, क्योंकि जब इंसान इस वासनात्मक प्रेम के चक्कर में पड़ जाता है तो उसकी जो जिंदगी होती है वो कैसे हो जाती है भैया? कुत्तों वाली जिंदगी हो जाती है। कैसे जिंदगी हो जाती है? कुत्तों वाली जिंदगी हो जाती है। वो यहां वहां कुत्तों की बात भटकता है किंतु मिलता कुछ भी उसे नहीं है। और जब इंसान कुत्तों की भांति भटकते भटकते परेशान हो जाता है तो उसका मन जो होता है वह इन चीजों से हट करके फिर वो कोशिश करता है कि अब हम संत बन जाएंगे, जब कुछ मिला नहीं तो हम संत बजाएंगे। वो गोस्वामी बनने की कोशिश करता है, किंतु गोस्वामी बनने के बाद में भी उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। उसे केवल और केवल प्राप्त क्या होता है? तो उसे केवल और केवल प्राप्त होता है दुख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दुख प्राप्त होता है। और जब दुखों का कोई और छोर नहीं रहता है, अपार कष्ट का उपभोग कर लेता है, तब उसके समझ में आता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। वो संसार से ही विदा लेना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं। चलिए अब इन शब्दों के आधार पर इनके एक एक नियमों की व्याख्या करते हैं। ठीक, लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब एक एक की व्याख्या समझते हैं। सबसे पहले नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है भैया कि यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण आधा हो तो उस आधे वर्ण पर मात्रा नहीं लगाई जाती। नियम क्या लिखेंगे? यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण आधा हो, यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण आधा हो तो उस आधे वर्ण की मात्रा नहीं लगाई जाती। नहीं लगाई जाती। जैसे जैसे प्रेम। क्या भैया? प्रेम। जैसे श्याम, जैसे प्यास, जैसे क्यों। ये जो शब्द आप देख रहे हैं इनका पहला पहला वर्ण ही क्या है? आधा है। अच्छा हाँ, प्रेम में थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि प्रेम में तो आधा दिख ही नहीं रहा है।
देखिए भैया, ये जो प्रेम शब्द है ये बड़ा महान और बड़ा विचित्र शब्द है, बहुत ही विचित्र शब्द है। वास्तव में प्रेम की स्थिति और प्रेम के शब्द की स्थिति एक जैसी बताई गई है। मतलब प्रेम शब्द आप देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। और प्रेम भी ऐसा ही होता है, वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो प्रेम होता भी नहीं है। मान लीजिए एकदम से आपको कोई देख करके हंसने लगा, आपको कोई देख के हंसने लगा तो आपके दिमाग में आएगा, कोई लड़की देख के आपको हंसने लगी या कोई लड़का आपको देख के हंसने लगा, तो ये कहीं आपके दिमाग में आ गया मामला सेट है। तो मामला सेट नहीं भैया, ये मान के चलिए कि मामला सेट नहीं है, वरन आपके चेहरे को 2 बार धुलने की आवश्यकता इस समय है। आपको देख करके जो हंस रहा है, हो सकता है आपके चेहरे में कालिख लगी हो, उसको देख करके वो हंस रहा हो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो प्रेम होता है वो वास्तव में दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो प्रेम नहीं होता है। ठीक वही शब्द की भी स्थिति है। इस शब्द में आपको पा पूरा और रा आधा दिख रहा है, जबकि सत्य ये है इसमें पा पूरा है, रा इसमें पा आधा है, रा पूरा है, और इसी रा पर एक ही मात्रा लगी है और इसमें मां का योग किया गया है। तो इस पर लघु लगेगा, इस पर गुरु लगेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। अर्थात इस पर यदि मात्रा आपको प्रेम पर लगानी पड़ेगी तो इस पर लघु और इस पर गुरु लग जाएगा। अब श्याम में देखिए, पहला वर्ण क्या है? आधा है, इस पर मात्रा नहीं लगेगा, शेष पर हम मात्रा लगा देंगे। प्यास में भी पा आधा है, इस पर मात्रा नहीं लगाएंगे, और इस पर हम लोग लघु, इस पर गुरु, इस पर गुरु, ये कैंसिल कर देंगे, इस पर मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक ऐसे ही ग्रह है। क्या भैया? ग्रह। अब ग्रह में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें गा पूरा है और रा आधा है, जबकि सत्य यह है कि इसमें भैया गा आधा है और इसमें रा पूरा है और इसमें हा का योग है। अर्थात इस पर मात्रा ना लगते हुए इस पर लघु, इस पर लघु, अर्थात इस पर लघु और इस पर लघु लघु जाएगा, लघु लग जाएगा। इस पर आप भ्रम से भी गुरु ना लगाइएगा। बात समझ में आई? कि यदि किसी शब्द का जो पहला वर्ण है, अगर वही पहला वर्ण ही क्या हो? वही पहला वर्ण ही भैया आधा हो, तो उस आधे वर्ण की स्थिति क्या होती है? तो उस आधे वर्ण पर हम किसी भी मात्रा को नहीं लगाते हैं, मात्रा नहीं लगाते हैं। ठीक जैसे श्याम देख रहे हैं ना, श्याम शब्द का पहला वर्ण क्या है? आधा, इसलिए इस आधे वर्ण पर मात्रा नहीं लगा रहे हैं। प्रेम का भी पहला वर्ण आधा, इसलिए उस पर मात्रा नहीं लगा रहे हैं। ग्रह का भी पहला वर्ण आधा, इसलिए उस पर भी मात्रा नहीं लगा रहे हैं। प्यास का भी पहला वर्ण आधा है और क्यों का भी पहला वर्ण आधा है, इसलिए उस पर हम मात्रा नहीं लगा रहे हैं। तो ध्यान रहे, जब भी काव्यगत पंक्ति के अंतर्गत कोई भी शब्द आए, उसका पहला वर्ण आधा हो, तो उस आधे वर्ण की मात्रा नहीं लगाई जाती, तो उस आधे वर्ण की मात्रा हम नहीं लगाएंगे। शायद यह नियम आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके दूसरे नियम की तरफ चलता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 देखते भैया। जो नियम नंबर 2 है वो क्या है भैया? यदि किसी किसी शब्द में जो आधा वर्ण है वह आधा वर्ण कहाँ आ जाए? मध्य में आ जाए, तो फिर वह अपने पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु कर देता है। नियम क्या है? यदि किसी शब्द में आधा वर्ण मध्य में आए, आधा वर्ण मध्य में आए, तो वह आधा वर्ण, वह आधा वर्ण अपने पूर्ववर्ती वर्ण को, अपने पूर्ववर्ती वर्ण को
गुरु कर देता है, देता है। जैसे जैसे शब्द दिया गया भैया कुत्ता, क्या कुत्ता। जैसे शब्द दिया गया है बच्चा, जैसे शब्द दिया गया है रस्सा, ठीक है। जैसे शब्द दिया गया है कर्ता, कर्ता। जैसे शब्द दिया गया है कर्म, जैसे शब्द दिया गया है धर्म। देख रहे हैं आप, इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। हम लोग यहां पे बहुत गलतियां करते हैं। जब हमें छंद का निर्धारण करना होता है तो यहां हमसे बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को समझते हैं। मैंने क्या कहा कि यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में जो आधा वर्ण है वो कहां आ जाए भैया, वो मध्य में आ जाए, अर्थात बीच में आ जाए। अगर कोई आधा वर्ण किसी भी शब्द के बीच में आता है तो वह जो आधा वर्ण होता है, वह आधा वर्ण करता क्या है कि अपने पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, जो उसके पहले वाला वर्ण है उस वर्ण को वो क्या कर देता भैया, उस वर्ण को वो गुरु बना देता है। जैसे कुत्ता में आप देख पा रहे हैं कि आधा वर्ण जो आ रहा बीच में आ रहा ना, आ रहा बीच में। अब ये बीच में आ गया तो ये अपने आगे वाला वर्ण, इसके आगे वाला वर्ण क्या है का, इस आगे वाले वर्ण को क्या करेगा, गुरु कर देगा। क्या कर देगा, गुरु कर देगा। शेष पर जैसी मात्रा आपको मात्रा लगा देनी है। ये साधे वर्ण पर मात्रा नहीं लगाएंगे, ये अपने आगे वाले वर्ण को गुरु करेगा। और ये तो गुरु बड़े आ की मात्रा के वर्ण पहले से ही गुरु है। इसमें भी पहले से ये गुरु है और ये आधा वर्ण अपने पूर्ववर्ती यानी आगे वाले वर्ण को गुरु कर देगा। ठीक है। अब इस कर्ता में ध्यान से देखिए कि ये तो बड़े आ के कारण ये तो गुरु हो ही गया। ठीक। अब यहां पर देखिए आधारा बीच में आएगा, उसके बाद में भी आधाता है, तो आधाता और आधारा मिलकर के कभी भी दीर्घ नहीं बनाएंगे हम। फिर जब दो बार आधे आधे वर्ण आ जाएंगे तो जो पूर्ण वर्ण के बाद वाला वर्ण होगा वही अपने पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु करेगा। ये आधारा किसी को गुरु नहीं कर पाएगा क्योंकि दो आधे आधे वर्ण है। ठीक। यहां पर क्या है, यहां पर मां के ऊपर रा लगा है, जबकि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है जानते हैं आप, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, का यहां है और रा मध्य में है और मां यहां पर है। नियम क्या है कि किसी भी शब्द के अंतर्गत यदि आधारा आ रहा है तो वह आधारा किसी भी शब्द के बीच में नहीं लिखा जाता है। वर्ण, जो वर्ण पूरा होता है वह उसी पूरे वर्ण पर आकर के लग जाता है। इट इज ऐसे जैसे ये लगा हुआ है, अर्थात इसमें मां पर तो हम लघु लगाएंगे और ये आधा रा जो है बीच में आ गया तो ये अपने पूर्ववर्ती वर्ण यानी अर्थात इसको एक गुरु कर देगा। ठीक। ठीक ऐसे ही यहां पर लघु और यहां पर गुरु आ जाएगा। शायद ये बात समझ में आई है। ध्यान रहे, यदि किसी भी शब्द में आप मात्रा नहीं लगा पा रहे हैं, कोई भी नियम आपको कम स्पष्ट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर रखें। ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न आप रख सकते हैं। उसका जो उत्तर होगा हम सेकंड वीडियो में देंगे, या जो आपका कमेंट बॉक्स होगा उसी कमेंट बॉक्स में ही उसका उत्तर हम आपको देंगे। बात समझ रहे ना। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को भी होती है तो आप जरूर कमेंट करें, अपने प्रश्न को जरूर हमसे पूछें। ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। हम लोग तीसरे नियम की चर्चा करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अब हम लोग तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यह है कि यदि किसी शब्द में आधा वर्ण बीच में आए, आधा वर्ण क्या हो, बीच में आए, किंतु आधे वर्ण का जो पूर्ववर्ती वर्ण हो वो पहले से ही गुरु हो, तब क्या होता है, तब यह होता भैया कि उस आधे वर्ण की मात्रा नहीं लगती है और ना उसका प्रभाव ही अगले वाले वर्ण पर
पड़ता है। ठीक है, लिखिए अब नियम आप। यदि किसी शब्द में आधा वर्ण मध्य में आए किंतु उस आधे वर्ण का पूर्ववर्ती वर्ण पहले से ही गुरु हो, गुरु हो तो उस आधे वर्ण का उस पूर्ववर्ती वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस आधे वर्ण का उस पूर्ववर्ती वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे शब्द दिया गया भैया गोस्वामी। क्या दिया गया भैया? गोस्वामी। अब इस गोस्वामी शब्द में आप ध्यान से देखिए भैया कि इसमें आधा सा बीच में आ रहा है। हाँ, आ रहा है। और इसके आगे वाला वर्ण पहले से ही गुरु है, क्योंकि गा पर ओ की मात्रा है। और मैंने आपको बताया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, अंग, अह। यदि किसी वर्ण के ऊपर ये मात्राएं लगी हुई हैं, किसी वर्ण के साथ ये मात्राएं लगी हुई हैं, तो वह वर्ण सदैव ही गुरु माना जाता है। फिर इस आधे वर्ण का क्या होगा? फिर यह आधा वर्ण जो भैया अपने पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आपको खूब अच्छे से पता है कि एक ही वर्ण पर एक ही समय में कभी भी दो मात्रा चिन्ह, यानी कि आप लघु और गुरु इकट्ठा नहीं लगा सकते हैं। जैसे का लिया गया ना, तो आप इस पर दो वर्ण इकट्ठा नहीं लगा सकते हैं। जैसे की दे दिया जाए, आप किसी भी कंडीशन में इस पे गुरु और लघु इकट्ठा दो मात्रा नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं ये भी जानिए। क्या ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी समझिए आप। देखिए क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तक कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि एक ही वर्ण पर एक ही समय में दो मात्राएं लगी हों। आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा आज तक? या कभी आपने ऐसा लिखा हुआ देखा? ऐसा कभी देखा आपने लिखा हुआ? या आज तक कभी आपने ऐसा देखा? बताइए, कभी ऐसा देखा? आप इसे पढ़ सकते हैं? नहीं। अर्थात एक ही समय में दो मात्रा चिन्हों का प्रयोग एक ही वर्ण पर नहीं होता है, इसलिए एक ही वर्ण पर लघु और गुरु दोनों ही वर्ण को एक साथ नहीं लगाया जा सकता। इसलिए ये जो आधा वर्ण है, इस आधे वर्ण की मात्रा नहीं लगाई जाएगी, और ना ही यह आधा वर्ण अपने पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु ही करेगा, क्योंकि वो पहले से ही गुरु है। शेष पर जैसी मात्रा लगी होगी आप वैसे ही मात्रा लगा देंगे। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे जो मात्रा के नियम हैं वो हम अगली वीडियो के अंतर्गत आपको बताएंगे, अगली क्लास के अंतर्गत आपको बताएंगे, क्योंकि अगर सारे नियमों की व्याख्या मैं एक ही क्लास में कर दूंगा तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। आप इन तीनों पर अभ्यास करें और इसके आगे की चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन जाते जाते आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।